आज हम यूनिट 3 में केमिकल इक्विलिब्रियम पार्ट 4 करेंगे। इसमें आज हम करेंगे क्लेपेरॉन समीकरण। क्लेपेरॉन समीकरण एक ऐसे समीकरण है जिसका भौतिक साम्यावस्था जैसे द्रव या वाष्प का जो परिवर्तन है इस तरह के साम्य में किया जाता है और इसको जो है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन की हेल्प से हम लोग जो है डिराइव करते हैं। इसमें हमने एक पिस्टन ले रखा है, सिलेंडर जो है वो घर्षण रहित, उसके ऊपर पिस्टन लगाते हैं और उसके अंदर द्रव का आयतन V1 है और उसका दाब वाष्प दाब P है। अब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए T को धीरे धीरे जब हम उस पिस्टन को नीचे करेंगे तो बहुत धीरे करने पर वो उत्क्रमणीय रूप से जो है रहेगा, क्योंकि किसी भी प्रक्रम को उत्क्रमणीय रूप से जो है करने के लिए हम उसको बहुत धीरे धीरे करते हैं। तो जैसे जैसे हम उसको जो है इसको सिस्टम को जो है उत्क्रमणीय रूप से जो है धीरे धीरे खिसकाएंगे तो इसका जो आयतन है वो उसको आयतन हम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जब जैसे जैसे पिस्टन ऊपर उठाएंगे तो उसका जो है आयतन बढ़ेगा और जो द्रव है वो वाष्पीकृत होना शुरू होगा। तो जब सारा द्रव वाष्पीकृत हो जाएगा तो इसका आयतन हो जाएगा V2। तो कार्य जो है वो होता है दाब और इनटू आयतन में परिवर्तन। तो आयतन पहले V2 था, अब V1, पहले V1 था, V2 हो गया बढ़कर, तो इसमें आयतन में परिवर्तन होगा V2 माइनस V1। तो किया गया कार्य है दाब इंटू V2 माइनस V1। तो W बराबर है हमारे पास P V2 माइनस V1। अब हम इसका जो है ताप के सापेक्ष अगर हम इसका अवकलन करें तो ये हो जाएगा dW बाई dt V2 माइनस V1 dP बाई dt। यहाँ पर डेल्टा E जो होता है वो दी गई ऊष्मा माइनस W है। जब हम किसी भी चीज़ का अवस्था परिवर्तन करते हैं तो उसके अंदर जो दी गई ऊष्मा है वो गुप्त ऊष्मा के तुल्य होती है। गुप्त ऊष्मा जो है, जैसे हम यहाँ वाष्पीकरण करवा रहे हैं तो यह वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होगी। गुप्त ऊष्मा की परिभाषा है कि 1 ग्राम मोल पदार्थ को वाष्पीकृत करवाने के लिए जितनी ऊष्मा दी जाती है उसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो इसको L से हमने यहाँ पे Q की जगह L रख दिया है, लेटेंट हीट। अब गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण से W प्लस डेल्टा E बराबर होगा dW बाई dt। यहाँ पर डेल्टा E ये वैल्यू हमने रख दी है और डेल्टा E का मान L माइनस W ऊपर से हम रखेंगे। तो ये W माइनस में है, यहाँ पे प्लस में है W, ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ L रह जाएगा और L इक्वल टू इंटू dP बाई dt और V2 माइनस V1। और यहाँ पर हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, dP बाई dt इस तरफ लेते हैं और ये T और V2 माइनस V1 है, ये जब दूसरी तरफ जाएंगे तो L के डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। तो ये यहाँ पे हो जाएगा L और ये V2 माइनस V1 और T ये इधर डिनोमिनेटर में आ गए हैं। अब यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं dP बाई dt L, जो लेटेंट हीट है या गुप्त ऊष्मा है हम उसको डेल्टा H भी लिख सकते हैं। तो डेल्टा H बाई T और इंटू डेल्टा V, ये समीकरण आ गई है। तो डेल्टा H उस संक्रमण की ऊष्मा है जब T ताप पर पदार्थ की एक निश्चित मात्रा के रूप एक रूप का आयतन V1 से दूसरे रूप के आयतन V2 में परिवर्तन हो जाता है। तो ये हमारे पास समीकरण आ गई है जिसे क्लेपेरॉन समीकरण कहते हैं। इसके बाद है क्लॉसियस क्लेपेरॉन समीकरण। क्लॉसियस क्लेपेरॉन समीकरण जो है वो जब द्रव के आयतन V1 को वाष्प के आयतन V2 की अपेक्षा नगण्य मान लिया जाए तो ये चेंज होती है इसमें। यहाँ पर हमने क्या किया था कि V1 और V2 लिया था, तो V1 तो जो था पहले द्रव का आयतन था और जब हमने उसका दाब कम करके उसको वाष्प में चेंज किया तो उसका आयतन V2 है। तो हम जानते हैं कि जो गैसों का आयतन है उसके द्रव की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। तो जब हम इसको जो है अगर V1 को अगर हम नगण्य मान लें तो उस कंडीशन में हमारे पास आ जाएगा dP बाई dt डेल्टा H T और ये V2 माइनस V1 था, तो V1 को हमने नगण्य माना है तो हमारे पास यहाँ क्या रह जाएगा, सिर्फ V2 रह जाएगा जिसको हम V लिख सकते हैं। और आदर्श समय गैस समीकरण से हम जानते हैं PV इक्वल टू RT होता है। अगर 1 मोल लिया है हमने तो V आ जाएगा RT अपॉन P। तो यहाँ पे V जो है इसकी जगह हम रख देंगे RT अपॉन P, तो ये बन जाएगा dP बाई dt डेल्टा H P बाई RT स्क्वायर। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ dt है तो ये dP है, तो जो भी P वाली टर्म्स हैं वो एक तरफ ले जाएंगे और जो T वाली टर्म्स हैं हम वो एक तरफ ले जाएंगे।
तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा P और ये P नीचे आके बन जाएगा 1/P dP बाई dt और d ln P इस जो हमें मालूम है कि ln P जो है उसका समाकलन होता है 1/P, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे ln P लेते हैं। तो ये 1/P को हम यहाँ पे d ln P लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वो 1/P dP आता है। अगर हम d ln P का अवकलन करेंगे तो ये ln का अवकलन होता है 1/P और ये P का हो जाएगा dP, तो इसलिए हम 1/P dP बाई dt को d ln P बाई dt भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास dP बाई dt है इसकी, और यहाँ पे P भी नीचे आ जाएगा इस तरह से, तो इसको हम लिख सकते हैं d ln P बाई dt। ये आ गया है d ln P बाई dt और इस इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा H RT स्क्वायर। तो ये क्लेपरॉन जो है क्लॉसियस इक्वेशन है, कई सारे मेजरमेंट्स में ये इम्पॉर्टेंट होती है। आगे जाके हम इसको ऑल सोल्व करेंगे। अब क्योंकि ये हमारे पास जनरल इक्वेशन आ गई है, अब हम इसको जो है P1 P2 जब दाब चेंज होता है तो किस तरह से मान चेंज होते हैं उसमें यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो dt है उसको राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे और P वाली जो टर्म है वो इस तरफ रहने देंगे, और ये आ गया हमारे पास ln P डेल्टा H R dt बाई t स्क्वायर। और जब हम इसका समाकलन करेंगे तो ये ln P आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा H अपॉन R बाई RT, यहाँ पे d भी लिखा जाएगा। तो d और समाकलन आपस में कैंसिल होंगे तो यहाँ पे ln P रह जाएगा, और ये dt बाई t स्क्वायर है तो ये t की पावर -2 हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि x की पावर n का समाकलन होता है n+1 अपॉन n+1, तो यहाँ पे t स्क्वायर है तो t -2 होगा तो -2 + 1 अपॉन -2 + 1 करेंगे तो ये 1/t रह जाएगा, अब माइनस साइन आएगा। यहाँ पर c समाकलन का साइन है, और इसके बाद हम इस पे पहले T1 पे दाब P1 है और T2 पे वाष्प दाब P2 है, तो सबसे पहले यहाँ पे P1 P और T की जगह T1 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा log P1 इक्वल टू माइनस डेल्टा H अपॉन R T1 और C कांस्टेंट रहेगा। फिर इसके बाद हमारे पास T2 ताप पर जो है वो दाब P2 है, तो यहाँ पर P की जगह P2 और T की जगह T2 रखेंगे तो आएगा हमारे पास log P2 इक्वल टू माइनस डेल्टा H अपॉन R2 प्लस C। अब हम इस समीकरण में से इस समीकरण को माइनस करेंगे, तो जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे log P2 माइनस log P1, और log P2 माइनस log P1 को हम लिख सकते हैं P2 अपॉन log P2 अपॉन P1, क्योंकि log M माइनस log N होता है log M अपॉन N। और यहाँ से जब करेंगे तो ये T2 वाली टर्म तो नेगेटिव रहेगी और इस टर्म में से जब ये टर्म घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा H अपॉन R T 1/T1 माइनस 1/T2, और यहाँ पर आ गया 2.303, क्योंकि जब ln को log में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 आ जाता है। तो इस तरह से इसको हम कहते हैं क्लेपरॉन क्लॉसियस समीकरण। इसमें क्या है कि अगर हमें किसी एक दाब पर जो है द्रव का क्वथनांक मालूम हो तो हम उसको दूसरे दाब पे उसका क्वथनांक निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो क्वथनांक है वो दाब पर निर्भर करता है। जैसे हम लोग अगर जल के क्वथनांक की बात करें कि हम जनरली ये कहते हैं कि जो जल है उसका क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन 100 डिग्री सेंटीग्रेड उसका जल का क्वथनांक होता है एक वायुमंडलीय दाब पे। जब उसके ऊपर एक वायुमंडलीय के इक्वल दाब लगा है तो, और क्वथनांक होता है कि जब किसी द्रव का दाब, जो लिक्विड सरफेस नीचे है गैशियस सरफेस ऊपर है, तो जब किसी लिक्विड सरफेस का दाब ऊपर अपने ऊपर जो उसके ऊपर गैस वाष्प होती है उसके दाब के इक्वल होता है, तो वो लिक्विड भी उसके मॉलिक्यूल्स भी वैसे ही मूव करते हैं जैसे वाष्प के करते हैं, तो वो इसको हम कहते हैं कि वो क्वथनांक है। लेकिन अगर ऊपर का हम दाब बढ़ा देंगे तो फिर नीचे वाले लिक्विड को भी उतना ही दाब प्राप्त करने के लिए हमें उसे और ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, तो इसलिए दाब पर डिपेंड करता है किसी भी लिक्विड का क्वथनांक। इस पे आपके दो बड़े क्वेश्चन बन सकते हैं कि क्लेपरॉन समीकरण जो है इसको स्थापित कीजिए।
एक किस काम में आती है क्लैपेरॉन समीकरण, और इसी तरह से क्लॉसियस क्लैपेरॉन समीकरण को समझाइए और इसकी सहायता से बताइए कि किस प्रकार से दाब जो है किसी भी द्रव के क्वथनांक को प्रभावित करता है। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं कि ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, ये व्यंजक देके कि निम्न व्यंजन को की उत्पत्ति कीजिए। ऐसा एक प्रश्न आ सकता है कि व्यंजक इस व्यंजक की सहायता से क्लैपेरॉन क्लॉसियस समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए और छोटे क्लॉसियस क्लैपेरॉन समीकरण को प्रतिपादित कीजिए। ऐसा प्रश्न आ सकता है। और ऐसा भी प्रश्न आता है इसके अंदर कि क्लैपेरॉन समीकरण के लिए कि dp/dt इक्वल टू डेल्टा H T V2 माइनस V1 के रूप में क्लैपेरॉन समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए। ये पीछे एग्जाम्स में आ चुका है आपके क्वेश्चन। और छोटे न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं इसमें, जिसमें आपको डेल्टा H का मान निकालना दिया जा सकता है, जबकि आपको P1 और P2 जो है दिया गया हो, और इसे भी हम इंटीग्रल रूप में निकाल सकते हैं इसका इंटीग्रेशन करके। तो यहाँ से आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो।